सबसे पहले समझते हैं कि सर आखिर टॉट होता क्या है। धीरे धीरे चलेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, आपको लिखने का भी समय दिया जाएगा। इसलिए तब जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ प्लीज सामने आप फोकस होकर देखिएगा, ठीक है? कोई बात नहीं प्रेरणा। चलिए, सो सबसे पहले हम ये बात कर रहे हैं कि सर टॉट का मतलब होता क्या है। ये लॉ ऑफ टॉट ऐसा ही क्यों कह रहे हैं, कुछ और भी तो नाम रख सकते थे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो ये वर्ड टॉट की हम बात कर रहे हैं, ये जो है डिराइव किया गया है फ्रॉम फ्रेंच लैंग्वेज। और फ्रेंच लैंग्वेज में जब हम टॉट शब्द का उपयोग करते हैं तो उसका मतलब होता है समथिंग रिलेटिंग टू अ रॉन्ग या डेलिक्ट। कहने का मतलब समथिंग विच इज नॉट राइट, जो भी चीज गलत है वो सही नहीं है, ठीक है? तो वॉट एवर इज रॉन्ग इज नॉट राइट, एंड वॉट एवर इज नॉट राइट इज नोन एज अ टॉट, इज नोन एज अ टॉट। अगर हम आगे बढ़ते और आगे बढ़ के थोड़ी सी लैटिन लैंग्वेज में जानना चाहते हैं कि आखिर ये टॉट वर्ड को हमने कहां से डिराइव किया है, तो लैटिन में एक वर्ड है जिसका नाम है टॉटम, TORTUM। इस टॉटम का वर्ड का मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब होता है रॉन्ग या फिर इंजरी। सो टॉटम मतलब इन इटसेल्फ इज समथिंग विच इज रॉन्ग या फिर समथिंग विच इज कॉजिंग एन इंजरी। देयरफॉर आगे जाकर जब हमने इसको ओल्ड लैंग्वेज में देखने की कोशिश करी तो इससे निकल कर आया टॉर्क्योर। और टॉर्क्योर का मतलब क्या होता है सर? टू ट्विस्ट, किसी चीज को मोड़ देना, किसी चीज को मोड़ देना, ट्विस्ट कर देना, ठीक है? अब अगर हम इन सभी चीजों को क्लब करें और हमसे कोई पूछे कि सर व्हाट डू यू मीन बाय टॉट, तो लॉ ऑफ टॉट जो है वो बेसिकली फोकस करता है ओवर द एक्ट्स ऑफ अ पर्सन जो कि सोसाइटी के हिसाब से सही नहीं है। आई रिपीट अगेन, टॉट जो है ये फोकस करता है टुवर्ड्स द एक्ट्स ऑफ अ पर्सन विच इज नॉट करेक्ट, विच इज नॉट राइट एज पर द सोसाइटी। बट क्या ये क्रिमिनल एक्ट्स की बात करता है? नहीं। For that, there are different criminal laws that we are concerned about, but over here we are more concerned about is civil wrongs, wrongs in a civil society जो कि आपके क्रिमिनल नेचर के नहीं है, उनको जो है हम टॉर्ट की परिभाषा के अंतर्गत लेकर आते हैं। अब अगर टॉर्ट की बात की जाए तो उसके क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स होने चाहिए कि भैया टॉर्ट कमिट हुआ है। जैसे हम कहते हैं क्राइम कमिट हुआ है, ऐसे हम कहते हैं कि सर टॉर्ट कमिट हुआ है। बट ये टॉर्ट कमिट होना यानी एक सिविल रॉन्ग कमिट होना कब माना जाएगा, तो उसके कुछ एसेंशियल्स बताए गए। सबसे पहला एसेंशियल है कि एक रॉन्गफुल एक्ट कमिट होना चाहिए। सबसे पहले क्या कमिट होना चाहिए सर? एक रॉन्गफुल एक्ट कमिट होना चाहिए। अब ये जो रॉन्गफुल एक्ट कमिट हुआ है, इसके बाद दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इसकी वजह से किसी व्यक्ति को लीगल और एक्चुअल डैमेज कॉज हुआ होना चाहिए, ठीक है? क्या होना चाहिए सर? सबसे पहली चीज तो सामने वाले व्यक्ति को रॉन्गफुल एक्ट होना चाहिए। दूसरी चीज सामने वाले व्यक्ति को एक्चुअल डैमेज जो है वो होना चाहिए। थर्ड, सर द रॉन्गफुल एक्ट मस्ट गिव राइज टू अ लीगल रेमेडी। ये जो रॉन्गफुल एक्ट है इसकी वजह से कोई लीगल रेमेडी मिल सके, ऐसा जो है हमें ऑप्शन होना चाहिए, ताकि हम एक्शन ऑफ लॉ की मदद से कॉम्पनसेशन ले सकते हैं और फिर सामने वाले व्यक्ति को जो है इस रॉन्ग के लिए लायबल ठहराया जा सकता है, ठीक है? आई होप यहां तक चीजें क्लियर है। गिविंग यू 10 सेकेंड्स टाइम, प्लीज इसको लिख लीजिए। यू हैव 10 सेकेंड्स टाइम, प्लीज इसको लिख लीजिए जल्दी से। डन है? चलिए, लेट्स मूव अहेड। तो हमने यहां पर ये समझ लिया सर कि बेसिकली आखिर लॉ ऑफ टॉट होता क्या है। तो लॉ ऑफ टॉट इज बेसिकली समथिंग विच कंसर्न्स विद द सिविल रॉन्ग, यानी हमारी सोसाइटी में होने वाले रॉन्ग्स को, रॉन्गफुल एक्ट्स को ये गवर्न करता है। और इसका उद्देश्य ये है कि अगर आपके एक्ट की वजह से किसी दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंच रहा है, सो यू शुड बी कॉम्पनसेटिंग दैट पर्सन। ये इसका अल्टीमेट उद्देश्य यहां पर देखने को मिल रहा है। अब
इसके बियॉन्ड अगर हम बात करें तो बहुत सारे अलग अलग यहां पर आपको जूरिस्ट दिखेंगे जिन्होंने डेफिनेशन क्या होगी, मतलब डेफिनेशन क्या होगी जो कि हमारे लॉ के अंतर्गत बताई गई है। जैसे फॉर एग्जांपल विनफील्ड साहब का कहना है टॉर्शियस लायबिलिटी अराइजेस फ्रॉम द ब्रीच ऑफ अ प्राइमरी ड्यूटी विच इज फिक्स्ड प्राइमरीली बाय लॉ। विनफील्ड साहब कह रहे हैं टॉर्शियस लायबिलिटी तब अराइज होती है जब कानून के द्वारा जो ड्यूटी फिल करी जा रही है उसको जो है ब्रीच किया जाए। सालमन साहब का क्या कहना है? सालमन साहब का कहना है इट इज अ सिविल रॉन्ग, ये एक सिविल रॉन्ग है जिसके लिए रेमेडी इज अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। क्या होता है अनलिक्विडेटेड डैमेजेस? ये हमने पढ़ रखा है। कोई बात नहीं थॉम, फिर से आपको जो टॉपिक समझने मेरे को बता दीजिएगा, आई विल मेक श्योर कि वो टॉपिक्स आपको समझा दिए जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। सब ब्लैक लॉज डिक्शनरी, ब्लैक लॉ डिक्शनरी डिफाइंस टॉर्ट एज अ सिविल रॉन्ग फॉर विच अ रेमेडी मे बी obtained. Fraser's definition, sir, tort is an infringement of a right in rem. Right in rem मतलब right which is against the public at general. Next, sir, Pollock, Pollock साहब कह रहे हैं a tort is an act or an omission जो कि डिटरमिनेट करेगा अ पर्सन को गिविंग राइज टू सिविल रेमेडी विच इज नॉट एन एक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये बता रहे हैं कि किस प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट जो है इस चीज से डिफरेंट है। क्या ये चीजें हमारे एग्जामिनेशन पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट है? सर ऑनेस्टली अगर आप क्लैट एग्जामिनेशन दे रहे हो नॉट इंपॉर्टेंट। अगर आप बाकी एग्जामिनेशंस दे रहे हो जहां पर वन लाइनर्स आ सकते हैं, यस वहां पे ये चीज इंपॉर्टेंट है बिकॉज एट टाइम्स वी हैव सीन डायरेक्टली ये पूछा जाता है कि ये जो डेफिनेशन है ये किसके द्वारा दी गई है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सर ऑब्जेक्टिव ऑफ टॉर्ट। टॉर्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है? सर टॉर्ट का ऑब्जेक्टिव है सिंपल टर्म्स में टू डिटरमाइन द राइट्स बिटवीन द पार्टीज एट डिस्प्यूट। जिन पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट हो रखा है उनके राइट्स को डिटरमाइन करें। किसी भी तरीके से अगर जो हार्म पहुंचा है उस हार्म को हम आगे बढ़ने से रोके। एंड कुछ अधिकार हैं हर इंडिविजुअल के पास जो कि लॉ के द्वारा रिकॉग्नाइज किए जाते हैं, जैसे कि मेरी जो इमेज है वो लोअर डाउन नहीं होनी चाहिए इन द राइट थिंकिंग कैपेसिटी माइंड ऑफ द पीपल ऑफ द सोसाइटी। तो उस चीज को वैसे ही इंटैक्ट रखना चाहिए। एंड अगर कोई एक प्रॉपर्टी जो है वो रॉन्गफुली किसी और के पास चली जाती है तो उसको उसके असली मालिक तक पहुंचाना जो है वो यहां पर आपके टॉर्ट का काम होगा। तो ये है सर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टॉर्ट। किसी व्यक्ति के साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए, अगर हुआ है तो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए किया जाना चाहिए। डन है, चलिए। सो नाउ सिंस वी आर क्लियर विथ कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टॉर्ट क्या है, सिंस नाउ वी आर क्लियर विथ कि टॉर्ट आखिर होता क्या है, अब बढ़ते हैं आगे और समझते हैं कि सर टॉर्ट और क्राइम के बीच क्या डिफरेंस है। आई रिपीट, टॉर्ट और क्राइम के बीच क्या डिफरेंस है इस चीज पे अब हम वार्तालाप कर लेते हैं। जब हम बात करते हैं सर टॉर्ट और क्राइम के बीच के डिफरेंस की, तो सबसे पहले टॉर्ट की डेफिनेशन को देखते हैं। सर टॉर्ट की डेफिनेशन बेसिकली बात कर रही है कि एक रॉन्गफुल एक्ट जिसकी वजह से एक इंजरी या हार्म कॉज हो रही है, जिसमें जो पार्टी जो रिकवर करना चाहती है वो केवल और केवल जो है चाहती है कि सिविल लॉ के अंतर्गत उनको कॉम्पनसेशन मिल जाए, दैट वुड बी मोर देन इनफ। क्राइम में क्या होता है? सर क्राइम में बेसिकली रॉन्गफुल और इलीगल एक्ट जो है वो किए जाते हैं और इनका उद्देश्य होता है कि हमें कोर्ट ऑफ लॉ के अंतर्गत सामने वाले व्यक्ति को जिन्होंने हमारे साथ गलत किया उनको पनिश करना होगा, उनको इम्प्रिजन करना होगा, उनको जेल के अंदर डालना होगा। ठीक है, लॉ ऑफ टॉर्ट किस किताब में लिखा हुआ है? सर
ये किसी भी किताब में नहीं लिखा हुआ है। बाय दैट वी मीन ये कोडिफाइड नहीं है। लॉ ऑफ टॉर्ट ज्यादातर डिराइव होता है बाय द केस लॉज एज डिसाइडेड बाय द इंग्लिश कोर्ट, यानी ब्रिटेन के जो कोर्ट है उनके द्वारा डिसाइड किए जाने वाले केसेस के मुताबिक से लॉ ऑफ टॉर्ट जो है उसको समझा जाता है। कहीं पे भी लॉ ऑफ टॉर्ट कोडिफाई नहीं किया गया है, वेरेस लॉ ऑफ क्राइम जो है इसको कोडिफाई किया गया है। लेट मी रिपीट अगेन, लॉ ऑफ क्राइम जो है उसको कोडिफाई किया गया है। ठीक है, आपको पता है अगर बात करें आईपीसी की, अगर बात करें सीआरपीसी की, ये कुछ हमारे लॉ ऑफ क्राइम्स है जो कि कोडिफाई किए जाते हैं। लॉ ऑफ टॉर्ट किसी एक इंडिविजुअल के अधिकारों के वायलेशन की बात करता है, वेयर एज लॉ ऑफ क्राइम वायलेशन ऑफ पब्लिक राइट्स की बात करता है। आई रिपीट अगेन, लॉ ऑफ टॉर्ट एक इंडिविजुअल के अधिकारों के उल्लंघन की बात कर रहा है, वेयर एज लॉ ऑफ क्राइम जो है दैट इज अगेंस्ट द पब्लिक एट लार्ज। फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर देखा हो कभी कोर्ट में केसेस चलते हैं, तो जब केस आप पढ़ते हो तो वो अगर मर्डर केस है, लेट सपोज अगर किसी व्यक्ति ने मेरा मर्डर कर दिया, उस व्यक्ति का नाम XYZ है, तो कोर्ट में जो केस चलेगा वो ऐसे नहीं चलेगा XYZ वर्सेस आदित्य राय, ऐसा केस नहीं होगा। ये केस कैसा होगा, स्टेट ऑफ MP वर्सेस XYZ, स्टेट ऑफ MP वर्सेस XYZ। कहने का मतलब यहां पे क्या हो रहा है सर, यहां पर अगर आप गौर से देखोगे तो XYZ वो व्यक्ति है जिसने क्राइम किया है, तो उसका नाम तो यहां पे है, बट मेरा नाम यहां पे नहीं है। क्यों? क्योंकि जब भी कभी हम मर्डर जैसे अपराध हमारे समाज में होते हैं, जब भी कभी चोरी जैसे अपराध हमारे समाज में होते हैं, जब भी कभी रेप जैसे जो अपराध हैं वो हमारे समाज में होते हैं, तो इट इज कंसिडर्ड कि ये पूरे के पूरे समाज, पूरे के पूरी सोसाइटी एट लार्ज के अगेंस्ट हो रहा है। एंड सिंस इट इज हैपनिंग अगेंस्ट द सोसाइटी एट लार्ज, जो हमारा स्टेट है उसकी ये जवाबदारी बन जाती है कि वो इसका कॉग्निजेंस ले और फिर इसको जो है एनफोर्स करवाए। क्योंकि अगर एक व्यक्ति का मर्डर हो रहा है तो उससे पूरे समाज में दहशत फैल सकती है कि किसी का भी कभी भी मर्डर हो सकता है। एंड लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना किसकी जवाबदारी है सर? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जवाबदारी स्टेट की है। देयरफॉर अगर हम कहते हैं कि क्राइम हुआ है तो दैट इज अ वायलेशन ऑफ अ पब्लिक राइट, वेरास अगर हम कहते हैं कि टॉर्ट कमिट हुआ है तो ये किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के अधिकारों का उल्लंघन कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट कोर्ट। कोर्ट की अगर बात की जाए तो डिफेंडेंट जो है वो जाएगा और सू किया जाएगा इन दी सिविल कोर्ट, वेरेस जब क्राइम की बात करते हैं तो इसमें जो डिफेंडेंट होता है उसको प्रोसिक्यूट किया जाता है कहाँ? क्रिमिनल कोर्ट में। बेसिक सी बात है क्योंकि ये क्राइम है। ऑब्जेक्टिव क्या है? सिर्फ और सिर्फ हमको उस बंदे के राइट को प्रिजर्व करना है, लेकिन यहां पर हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर ऑफ द सोसाइटी, और जो रॉन्ग डूअर है उसको पनिश करो ताकि फिर आगे कोई और व्यक्ति ऐसी गलती ना करे। नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ रेमेडी, रेमेडी की अगर बात की जाए तो यहां पर रेमेडी के तौर पे क्या मिलता है सर? डैमेजेस। डैमेजेस यानी कॉम्पनसेशन। कॉम्पनसेशन यानी कि क्या सर? कॉम्पनसेशन यानी हर्जाना भरो, जितना लॉस हुआ है उतना जो है आप हर्जाना दे दीजिए। वेयर एज यहां पर अगर ऐसा पता चलता है कि जो क्राइम है वो कमिट हुआ है और जो अक्यूज्ड है वो यहां पर गिल्टी है, तो उस अक्यूज को जो है सर जेल में डाला जाएगा, उस अक्यूज को जो है फांसी पे चढ़ाया जाएगा। यानी यहां पर द पर्सन विल बी गेटिंग अ पनिशमेंट, whereas यहां पर only and only he will be required, only and only he will be required to give what sir? To pay compensation। ठीक है, यहां पर बर्डन ऑफ प्रूफ जो है इसको हम एविडेंस के लिए यूज करते हैं, वेरेज यहां पर बियॉन्ड रीजनेबल डाउट जब तक प्रूफ नहीं हो जाता तब तक हम सामने वाले व्यक्ति को पनिश नहीं करते। यहाँ पे बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे रेस्ट करता है? क्लेमेंट पे। क्लेमेंट पे यानी जो क्लेम कर रहा है कि मेरे अधिकार का वायलेशन हुआ उस पे, और यहाँ पे प्रोसिक्यूशन पे। प्रोसिक्यूशन मतलब जो स्टेट है उनके द्वारा लड़ रहे वकील के द्वारा यहाँ पर जो है बर्डन ऑफ प्रूफ उनके ऊपर होता है। सर अगर कोई परेशान पर्सन रात को 12 बजे के बाद गाने चला रहा है वो भी तेज आवाज में, तो टॉर्ट है या नहीं? बिल्कुल टॉर्ट है जी, केस फाइल कर सकते हो आप, न्यूसेंस क्रिएट हो रही है। इवन आप वैसे तो अगर नॉर्मल रेमेडी बताएं तो आप पुलिस को जो है इस चीज़ के बारे में इन्फॉर्म कर दीजिए
100 पे आप कॉल करेंगे, पुलिस आएगी, 5 मिनट के अंदर अंदर पूरा का पूरा जो उनका म्यूजिक सिस्टम है उसको ही उठा के ले जाएगी। ठीक है, चलिए, यू आर गेटिंग एग्जैक्टली 30 सेकेंड्स टाइम। कीवर्ड्स यहाँ से लिख लीजिए, एंड देन विल कम टू टॉट्स, हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। डन है, चलिए। सर अगर घर में फंक्शन हो और तेज आवाज में गाने बज रहे हो तो नेबर टॉट फाइल कर सकता है? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हो जी, बिल्कुल कर सकते हो। क्योंकि टॉट का उद्देश्य ही है कि आपके पीसफुल एंजॉयमेंट ऑफ प्रॉपर्टी के अधिकार को वायलेशन उसका नहीं होना चाहिए। अगर कोई उस चीज में हानि पहुंचा रहा है तो डेफिनेटली आप जो है उसके लिए केस फाइल कर सकते हैं। चलिए, अब बात करते हैं जी टॉट और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट आप और हम सभी पढ़ चुके हैं। कॉन्ट्रैक्ट में बेसिकली क्या होता है? सर कॉन्ट्रैक्ट में आपने, सर प्रॉब्लम पब्लिक को ना होकर किसी इंडिविजुअल को हो तो बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि लॉ ऑफ टॉट अभी तो हम पढ़ कर आए, इट इज बेसिकली द वायलेशन ऑफ अ राइट ऑफ एन इंडिविजुअल, यही तो है। ठीक है जी, अब बात करते हैं जी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की। तो सबसे पहले समझते हैं कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। सर कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टीज होती हैं, ये दोनों मिलके क्या करती हैं? सर ये दो पार्टीज जल्द से जल्द एक दूसरे के लिए लीगल ड्यूटीज जो है क्रिएट करती हैं, ये खुद से क्रिएट करती हैं लीगल ड्यूटीज। एंड फिर अगर इन लीगल ड्यूटीज का वायलेशन होता है तो उसको हम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। अब जो ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की हम यहां पर बात कर रहे हैं, ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो हो रहा है बाय द पार्टीज, इसके लिए वो पहले से डिसाइडेड करके रखते हैं कि भाई अगर वायलेशन होगा, आप में या मैं जो है पीछे हटता हूं, तो ऐसी स्थिति में हम एक दूसरे को क्या जो है कॉम्पनसेशन पे करेंगे। उस चीज को हम कहते हैं लिक्विडेटेड डैमेजेस। ऐसे डैमेजेस जो कि पहले से ही डिसाइडेड है, प्री डिसाइडेड है, उनको हम क्या बोलते हैं? लिक्विडेटेड डैमेजेस। तो लिक्विडेटेड डैमेजेस जो है वो यहां पर दिए जाते हैं। वेर एज अगर इसके बियॉन्ड उन्होंने डिसाइड नहीं किया है कि भाई क्या होगा हम दोनों के लिए एक दूसरे को कॉम्पनसेशन, तो उसको हम क्या टर्म देंगे? सर उसको टर्म दिया जाएगा अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, सो लिक्विडेटेड डैमेजेस वो होते हैं जो कि प्री डिसाइडेड होते हैं, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस वो होते हैं जो पहले से डिसाइडेड निर्धारित नहीं होते। बस यही चीजें हैं। अब इसको यहाँ पे डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो अब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रिजल्ट्स जब ब्रीच ऑफ ड्यूटी हो रही है जो कि पार्टीज ने खुद के लिए बनाई है। वेराज टॉर्ट में क्या हो रहा है? सर यहाँ पे भी ब्रीच ऑफ ड्यूटी हो रही है, लेकिन ये पार्टीज ने नहीं एक दूसरे के लिए ड्यूटी बनाई है, ये ड्यूटी तो कानून ने उन पे इम्पोज करी है कि अगर आप किसी सोसाइटी में रह रहे हो तो आपको आजू बाजू रहने वाले लोगों का भी ध्यान रखना है, आपको उनको जो है नुकसान नहीं पहुंचाना है। अगर किसी व्यक्ति का घर है, आप उसके घर में उसकी अनुमति के बिना नहीं जाएंगे, अदरवाइज अदरवाइज वो ट्रेसपास कहलाएगा। अगर कोई व्यक्ति है उसके बारे में आप कुछ ऐसी चीज बोल रहे हो जिससे कि उस व्यक्ति की इमेज लोअर डाउन हो जाती है, तो वो आप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये डेफेमेशन कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। सर अब बात कर रहे हैं सेकेंड पॉइंट की। तो ड्यूटीज इंपोज बाय लॉ अंडर टॉट आर नॉट टुवर्ड्स एनी स्पेसिफिक इंडिविजुअल, बट रादर ये तो टुवर्ड्स द वर्ल्ड एट लार्ज है। फॉर एग्जाम्पल, अगर न्यूसेंस हो रहा है तो मिस्टर ए अगर यहां रहते हैं इस घर में और ये बड़े तेजी से गाने बजा रहे हैं, तो क्या कभी इन्होंने मिस्टर बी के साथ कुछ कॉन्ट्रैक्ट किया था? क्या कभी इन्होंने कुछ कॉन्ट्रैक्ट किया था? किस प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट? सर कॉन्ट्रैक्ट इस प्रकार का कि अगर मेरे घर से आवाज तेज आती है तो आपको जो है मैं इस चीज के बदले कॉम्पनसेट करूंगा। नहीं, ऐसा तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। जब कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ मतलब कि बी की जगह सी भी कंप्लेन कर सकता था, सी की जगह अगर डी रहता है पास में वो भी कंप्लेन कर सकता है, अगर उनके पास में ई रहता है तो वो भी कंप्लेन कर सकता है।
कहने का मतलब जब हम टॉट की बात कर रहे हैं, इसके अंतर्गत जो ड्यूटी इंपोज करी गई है ए को कि वो जो है ध्यान रखें कि किसी व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, तो दैट इज अ ड्यूटी विच इज अगेंस्ट एवरीबडी, अगेंस्ट बी, अगेंस्ट सी, अगेंस्ट डी, अगेंस्ट ई, अगेंस्ट एफ, एवरीबडी। अब चूंकि ये सबके ही अगेंस्ट एक ड्यूटी है, इसीलिए हम कहते हैं कि जो टॉट के अंदर ड्यूटी है वो किसी एक इंडिविजुअल के अगेंस्ट नहीं बल्कि टुवर्ड्स दी वर्ल्ड एट लार्ज है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है सर? कॉन्ट्रैक्ट में अगर दो पार्टीज, मिस्टर अमन और मिस्टर हनी, इन दोनों ने अगर आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, तो क्या मैं बीइंग मिस्टर आदित्य जाके क्लेम कर सकता हूं हनी से कि आपने जो अमन को बोला है आप वो क्यों नहीं कर रहे हो? नहीं। व्हाई? बिकॉज सर देर इज नो लोकस स्टैंडाई विच आई हैव फॉर अपियरिंग इन द कोर्ट। मेरे पास लोकस स्टैंडाई तो होना चाहिए, और यहां पर लोकस स्टैंडाई जो है वो निर्धारित नहीं किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। A tort is a violation of right in rem, that is the right which is vested against the world at large, whereas a breach of contract is the violation of right in personam, जो कि किसी एक व्यक्ति के अगेंस्ट जो है प्रोटेक्टेड होता है। डैमेजेस इसमें आपको जनरली अनलिक्विडेटेड ही देखने को मिलते हैं, whereas जब हम कॉन्ट्रैक्ट में बात करते हैं तो या तो ये फिक्स हो सकते हैं या तो फिर ये अनलिक्विडेटेड हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। इन एक्शन ऑफ टॉर्ट नो प्रिविटी इज नीडेड और इज रिक्वायर्ड टू बी प्रूव्ड। इन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपको ये प्रूव करना पड़ता है कि आप पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट हो और आपका सब्सटैंशियल यहाँ पर सब्जेक्ट मैटर जो है, इंटरेस्ट जो है वो इसमें जुड़ा हुआ है। अगर आप ये प्रूव करते हो तो ही आपका जो है लोकस स्टैंडाई बनता है, अदरवाइज आपका लोकस स्टैंडाई नहीं बनेगा। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर टिल हियर। शिवानी मिश्रा, सर डैमेजेस कौन डिसाइड करता है? बच्चे मैंने अभी बताया। अभी पहले मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बता देता हूँ। अगर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताते हैं तो इसके अंतर्गत दो प्रकार के डैमेजेस होते हैं। एक डैमेज होते हैं अनलिक्विडेटेड और दूसरे होते हैं लिक्विडेटेड। ये दोनों ही डैमेजेस आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत हो सकते हैं। लिक्विडेटेड डैमेजेस का मतलब क्या होता है? लिक्विडेटेड डैमेजेस का मतलब क्या होता है सर? लिक्विडेटेड डैमेजेस का मतलब होता है समथिंग विच इज प्री डिसाइडेड, द कॉम्पनसेशन विच इज ऑलरेडी प्री डिसाइडेड। पहले से ही डिसाइडेड है कि अगर आप में और मेरे में से किसी व्यक्ति ने जो है ड्यूटी को ब्रीच किया तो वैसी स्थिति में क्या होगा सर? वैसी स्थिति में हम एक दूसरे को इतना इतना पैसा देंगे, या रादर जो ब्रीच कर रहा है वो सामने वाले व्यक्ति को इतना इतना पैसा देगा। ठीक है, वहीं अनलिक्विडेटेड डैमेजेस की बात करें तो ये होता है नॉट प्री डिसाइडेड, जो पहले से डिसाइडेड नहीं है। सो सिंस नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट अनलिक्विडेटेड डैमेजेस जो कि पहले से डिसाइडेड नहीं है, इसीलिए इसको कौन डिसाइड करेगा शिवानी? इसको डिसाइड करेगा कोर्ट। कोर्ट जाओगे और कोर्ट डिसाइड करेगा कि कितना नुकसान हुआ है और उसके लिए आपको कितनी भरपाई जो है वो की जानी चाहिए। डन है? चलिए अब इसको लिख लीजिए। और कोई सवाल है तो जब तक पूछ लीजिएगा। थॉम, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली ये कहता है कि ओनली द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन सू एंड कैन बी सूड। ठीक है, कहने का मतलब कि अगर दो लोगों ने एक दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट किया है, मिस्टर ए और मिस्टर बी ने, तो सर एंड मैम ये मिस्टर सी जो है बीच में आकर केस फाइल नहीं कर सकते इनके अगेंस्ट। इट विल बी मिस्टर ए फाइलिंग अ केस अगेंस्ट मिस्टर बी या मिस्टर बी फाइलिंग अ केस अगेंस्ट मिस्टर ए। ये जो है प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात यहां पर कर रहे हैं। हाय अभिषेक, गुड आफ्टरनून। टॉट काफी हार्ड है, टॉट से इजी कुछ नहीं, ट्रस्ट मी। या रादर ऑनेस्टली मैं बताऊं, इस दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है जो हार्ड है। आप हर चीज कर सकते हो। इट इज जस्ट दैट यू विल हैव टू गिव टाइम। समय देना होगा, डेडिकेशन दिखाना होगा, सब हो जाएगा। और जिस तरीके से आपका एग्जाम इतनी तेजी से पास में आ रहा है, इतने तेजी से आपके एग्जामिनेशन पास में आ रहा है, तो सर फिर तो बनता है आपका ज्यादा समय देना। सनी सिंह, सर यूपीएससी, अरे यूपीएससी इज वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशंस, बट अगेन ऐसा नहीं है कि
अगर कोई व्यक्ति समय नहीं दे रहा है, मेहनत नहीं कर रहा है, राइट डायरेक्शन में डिमांड को नहीं समझ रहा है क्वेश्चन एग्जाम की, तो उसका नहीं हो रहा है। ठीक, कुछ लोगों का नहीं होता है, किस्मत भी एक चीज़ है जो रोल प्ले करती है। बट यस, डिस्पाइट ऑफ दैट, अगर आप सही डायरेक्शन में कर रहे हो चीज़ें और थोड़ा सा भी किस्मत ने साथ दे दिया 0.1%, तो फिर डन है। क्योंकि जो कर रहे हैं ऐसा तो नहीं है वो बिल्कुल ही एलियंस हैं, दूसरी दुनिया से आ रहे हैं, वो भी यहीं के लोग हैं यार। एक लड़की है, उनका नाम आप देखिएगा, अब तो मैडम बन गई है वो, दिव्या तंवर, दिव्या तंवर, दिव्या तंवर ही नाम है उनका। एक बार ही देखिएगा उनको, छोटे से कमरे में, जितने आप लोग मतलब इमेजिन नहीं कर पाओगे, इतना छोटा सा कमरा, वो भी कच्ची झोपड़ी जैसा कमरा। पिताजी की डेथ हो गई थी 2012 में, और उसके बाद से माँ ने 2 बच्चियों को पढ़ाया, एक कमरे में तीनों रहते थे। वो बच्ची आईपीएस ऑफिसर बनी पिछले साल, और उसके बाद उन्होंने दोबारा एग्जाम दिया और आईएएस ऑफिसर बनी। मतलब कितना जज्बा होगा, सोच के देखो, एक कमरे में। ठीक है, तो सर ये समझ क्यों नहीं आ रहा? अरे कौशिक, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, इतना इजी है। आपने कॉन्ट्रैक्ट समझा था? अगर कॉन्ट्रैक्ट समझा होगा फिर तो ये वाली स्लाइड 2 सेकंड में समझ में आ जानी चाहिए आपको। चलिए, अब बढ़ते हैं आगे और समझते हैं कुछ प्रिंसिपल्स को, जिनमें सबसे पहला प्रिंसिपल हमारे लॉ ऑफ टॉर्ट्स के अंतर्गत आता है, दैट इज इंजूरिया साइन डैमनम एंड डैमनम साइन इंजूरिया। आई रिपीट, इंजूरिया साइन डैमनम एंड डैमनम साइन इंजूरिया। जब साइन वर्ड का यूज हो रहा है ना, दैट मीन्स विदाउट। डैमनम का मतलब डैमेज, डैमनम का मतलब डैमेज। इंजूरिया का मतलब लीगल इंजरी। इंजूरिया का मतलब लीगल इंजरी। ठीक है, अब इसको दोबारा से पढ़ते हैं। इंजूरिया साइन डैमनम इज लीगल इंजरी विदाउट एनी डैमेज, और डैमेज विदाउट एनी लीगल इंजरी इज डैमनम साइन इंजूरिया। ये दो चीजें जो हैं यहां पर डेडिकेटेडली लिखी हुई है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। समझते हैं पहले समझते हैं पहले अबाउट लीगल इंजरी विदाउट एनी डैमेज क्या होता है सर। इसके लिए कुछ नहीं करना है, एक केस है जिसका नाम है एशबी वर्सेस वाइट। इस केस को समझने की कोशिश करिए। इस केस में क्या होता है, लेट सपोज वोटिंग जो है वो हो रही है। ठीक है, मैं इसको और डिटेल में समझाता हूं आपको, ताकि इस पे आपको एक क्लैरिटी मिल जाए। जी, सपोज करिए कि इलेक्शंस जो है वो हो रहे हैं। ये है पोलिंग बूथ, और यहाँ पे इलेक्शंस होंगे। अब होता क्या है, देर इज वन पर्सन मिस्टर अमरनाथ। अमरनाथ जी जो है बढ़िया यहाँ से सुबह सुबह तैयार होके बूथ की तरफ जा रहे हैं वोट डालने के लिए। मिस्टर अमरनाथ की कॉन्स्टिट्युएंसी में 3 बड़े कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं, मिस्टर शिव कुमार, मिस्टर रमन लाल और मिस्टर चिमन सिंह। ये 3 जो है बड़े बड़े लीडर्स यहाँ पे खड़े हुए हैं। अमरनाथ जी क्या चाहते हैं? अमरनाथ जी चाहते हैं कि मिस्टर शिव कुमार जो है वो इस पूरे के पूरे इलेक्शन को जीत जाए। अमरनाथ जी बढ़िया इसी खुशी में जा रहे होते हैं वोट डालने के लिए, तभी तभी यहाँ पर पुलिस आती है और उनको लेकर चली जाती है, ये कहते हुए कि हमको ऐसा लग रहा है कि आपके यहाँ प्रेजेंट होने की वजह से कुछ क्राइम हो सकता है। उनको यहाँ से ले गई पुलिस, और फिर जब शाम तक ये प्रूफ हुआ कि नहीं, पुलिस ने गलत आदमी को पकड़ लिया है, मिस्टर अमरनाथ वो व्यक्ति नहीं है, तो 4:35 के आसपास इनको जो है छोड़ दिया गया। अब मिस्टर अमरनाथ जल्दी जल्दी जो है बूथ की तरफ आते हैं कि मैं अपना वोट डाल दूं। तभी पता चलता है कि मिस्टर अमरनाथ जो है वो अब वोट नहीं डाल सकते। क्यों?
क्योंकि इलेक्शन का टाइम खत्म हो गया। ठीक है, अब यहां पर जब रिजल्ट आता है तो पता चलता है कि जो शिव कुमार जी हैं, जिनको अमरनाथ जी वोट डालना चाहते थे, वो विजयी घोषित हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में अमरनाथ जी के पास जो सिचुएशन है वो ये है कि इनका एक लीगल राइट जो है वो वायलेट हो गया है। कौन सा लीगल राइट वायलेट हो गया है? सर, राइट टू वोट। लेकिन क्या इनको कुछ डैमेज, क्या इनको कुछ नुकसान जो है वो पहुंचा है? सर, जिसको वोट करना चाहते थे वही जीते हैं, तो यहां तो किसी भी प्रकार का डैमेज नहीं हुआ है। ठीक है, एक सिनेरियो हो गया ये। अब आते हैं अगले सिनेरियो की तरफ। अगला सिनेरियो ये है जहां पर एक बहुत सुंदर सी रोड जा रही है। इस रोड के यहां पे देर इज अ स्कूल, देर इज अ स्कूल जिसका नाम है ग्लॉसेस्टर ग्रामर स्कूल। अभी जो ग्लॉसेस्टर ग्रामर स्कूल है, यहाँ पे एक टीचर जो है उनका नाम है मिस्टर थॉमस। ये मिस्टर थॉमस जो है वो पढ़ाते हैं। ठीक है, हुआ ये कि मिस्टर थॉमस इस स्कूल में बहुत ज़्यादा फेमस हो जाते हैं। अब चूंकि वो बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं, उनको ऐसा लगता है कि उनकी सैलरी बढ़ जानी चाहिए, क्योंकि उनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत बढ़ रही है, बच्चे पागल हो रहे हैं उनके लिए। जैसे ही उन्होंने फैकल्टी प्रिंसिपल से ऐसा बात किया, प्रिंसिपल ने मना कर दिया, नहीं जी हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। मिस्टर थॉमस ने बोला कि अब समय आ चुका है जब मुझे कुछ तूफानी करना होगा। और मिस्टर थॉमस ने क्या किया, उसके ही सामने अपना जो है एक स्कूल खोल दिया, थॉमस चिल्ड्रंस एकेडमी। अब ये जो स्कूल खोला है, उसकी वजह से क्या हुआ कि इस स्कूल में ऑलरेडी जो बच्चे पढ़ रहे थे, लेट सपोज 1000 बच्चे, उनमें से 500 बच्चे खिंचकर चले गए मिस्टर थॉमस के स्कूल में। एट द सेम टाइम यहां पर जो अगले साल बच्चे आने वाले थे, लेट सपोज 500 बच्चे और आने वाले थे, उनमें से 300 बच्चे चले गए इस स्कूल में। इन टोटलिटी देखा जाए तो ग्लॉसेस्टर ग्रामर स्कूल को बहुत ज्यादा मॉनेटरी डैमेज हो गया, बहुत सारा मॉनेटरी डैमेज हो गया। ठीक है, लेकिन ये जो मॉनेटरी डैमेज हुआ है ग्लॉसेस्टर ग्रामर स्कूल को, इसकी वजह से क्या इनका कोई लीगल राइट वायलेट हुआ है? क्या इनका कोई लीगल राइट वायलेट हुआ है? द आंसर टू द क्वेश्चन इज नो। मतलब इस सिचुएशन में क्या हुआ है? सर, इस सिचुएशन में अगर हम देखें तो देर इज अ डैमेज बट विदाउट एनी लीगल इंजरी। देर इज अ डैमेज विदाउट एनी लीगल इंजरी। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है जी? तो अब जब आप इस चीज को पढ़ोगे सर, यही चीजें यहां पर आपके लिखी गई हैं। द एशबी वर्सेस वाइट केस जो है वो आपका वही वोटिंग वाला केस है, जिसमें एक व्यक्ति का लीगल अधिकार ऑफ राइट टू वोट जो है वो वायलेट हुआ है। वेरएज ग्लॉसेस्टर ग्रामर स्कूल केस जो है, इसमें क्या हुआ है कि डैमेज सामने वाले व्यक्ति को हुआ है, बट उस डैमेज के लिए किसी भी, उस डैमेज की वजह से किसी भी प्रकार का राइट जो है लीगल वो वायलेट नहीं हो रहा। इन टोटलिटी जब हम बात करते हैं लॉ ऑफ टॉर्ट्स की, तो सर एंड मैम, लॉ ऑफ टॉर्ट्स के अंतर्गत दिस काइंड ऑफ अ डैमेज इज नॉट एक्शनेबल। आप ऐसे होने वाले डैमेज के लिए कोर्ट में जाकर लॉ ऑफ टॉर्ट्स के अंतर्गत केस फाइल नहीं कर सकते, क्योंकि लॉ डज नॉट रिकॉग्नाइज mere डैमेज विदाउट एनी loss or damage to legal right. Whereas, if in case there is a violation of a legal right, irrespective of whether a damage has been caused or not, it will be actionable in the eyes of law. समझ में आ गया? इस लाइन को लिख लीजिए जो यहां पर बोल रहे हैं, that a violation of legal right without
a violation of legal right without a violation of legal right without any damage is actionable per se, whereas a damage without a legal right, without the violation of a legal right is not actionable in the court of law, is not actionable in the court of law. समझ में आ गया? और इसमें दो केसेस हैं जी, एशबी वर्सेस वाइट एंड ग्लॉसेस्टर ग्रामर स्कूल केस। ग्लॉसेस्टर ग्रामर स्कूल केस जो है वो आपका सेकंड सिचुएशन में आता है जहां पर डैमेज तो कॉज हो रहा है बट किसी भी प्रकार का लीगल राइट का वायलेशन नहीं हो रहा। डन है? आगे बढ़े, चलिए लेट्स मूव अहेड जी। अब हम बात करते हैं कि किसी व्यक्ति पे आरोप लग चुका है कि इसने टॉर्ट कमिट किया है, तो क्या उस व्यक्ति के पास कुछ डिफेंस है, बचने के लिए कुछ तरीके हैं, किन्हीं कारणों का वो डिफेंस लेके क्या बच सकता है, इज द क्वेश्चन एंड द आंसर टू इट इज यस। द आंसर टू इट इज यस। कौन से हैं वो डिफेंसेस? सर वो डिफेंसेस हैं, पहला वॉलंटायर नॉन फिट इंजुरिया, सेकंड plaintiff the wrongdoer, third inevitable accident, fourth the act of God, fifth private defense, sixth mistake, seventh necessity, and eighth statutory authority, ठीक है? आई होप आई एम क्लियर टिल हियर। अब इनको पढ़ लेते हैं सर एक एक करके डिटेल में। वॉलेंटाइन नॉट फिट इंजुरिया, सर एक बार क्या हुआ, मैं वीडियो बहुत सारे देखता रहता हूँ यूट्यूब पे, खास तौर पे क्रिकेट के। मैंने देखा कि एक बारी सौरव गांगुली ने बढ़िया आगे बढ़ के सिक्स मारा, और जैसे ही सौरव गांगुली ने सिक्स मारा बॉल सीधे गई और एक जो वहाँ पे बैठे हुए दर्शक थे उनके सिर पे जाके लग गई, और जैसे ही बॉल सिर पे लगी उससे खून निकलना चालू हो गया। अब सपोज करिए कि आप उस दर्शक की जगह, आप ऐसी सिचुएशन में क्या करोगे? क्या आप सौरव गांगुली के ऊपर केस करोगे कि आपने जो है मेरे सिर पे बॉल मारी जिसकी वजह से खून निकलने लगा, मुझे जो है इतना इलाज करवाना पड़ रहा है जिस पे पैसे लग रहे हैं, मुझे दर्द हुआ, मुझे तकलीफ हुई, मुझे जो है सबके सामने यहाँ पर जो है बेइज्जत होना पड़ा क्योंकि उनको लगा कि मुझे चोट लग गई है, मुझे बहुत ज़्यादा अजीब सा लगा, इन सब चीज़ों के लिए क्या आप केस फाइल करोगे? द आंसर इज टू द क्वेश्चन इज नो। आप ये केस फाइल नहीं कर सकते। आई रिपीट, आप ये केस फाइल नहीं कर सकते। सपोज करिए एक बहुत प्यारा सा गेम होता है जिसमें आपने देखा होगा टीवी में कि एक बुल जो है उसको बीच में छोड़ा जाता है और फिर उसके बाद एक व्यक्ति जो है वो आके उसको टेम करने की कोशिश कर रहा होता है। अगर उस सिचुएशन में उस व्यक्ति को चोट लग जाती है तो क्या उसके खिलाफ, या अगर आप स्पेक्टेटर बन के उसको देखने जा रहे हो और आप को जो है वो बुल चढ़ जाता है और मार देता है, तो क्या आप किसी के खिलाफ केस फाइल कर सकते हो, ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ? द आंसर इज नो। सिमिलरली जिंदगी ना मिलेगी दोबारा मूवी तो सभी ने देखी होगी। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा मूवी में क्या दिखाते हैं लास्ट में? सो उसमें दिखाते हैं कि एक बुल जो है, या रादर कुछ बुल जो है, वो बहुत तेजी से एक डायरेक्शन की तरफ दौड़ रहे हैं और उनके आगे आगे आप दौड़ रहे हो और अपनी जान बचाने के पीछे लगे हुए हो, राइट? सपोज करिए कि आपने उसमें खुद जाके पार्टिसिपेट किया और फिर आपको नुकसान पहुंचता है, या फिर अगर आप एज अ स्पेक्टेटर खड़े हुए हो, आप F1 रेसिंग देखने के लिए गए और एक कार जो है वो जंप कर कर आती है और आपके ऊपर गिर जाती है जिसकी वजह से आपको चोट लगती है, तो क्या इन सभी सिनेरियोज में आप किसी के ऊपर केस फाइल कर सकते हो? द आंसर टू द क्वेश्चन इज नो, यू कैन नॉट डू इट। एंड इसी चीज को जो है हम कहते हैं द प्रिंसिपल ऑफ वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजूरिया। इन सभी केसेस में अगर आप ऑर्गेनाइजर के खिलाफ केस फाइल कर रहे हो तो सर ऑर्गेनाइजर बोलेगा
that you have come to watch this, you have come to watch this program at your own will. आप ये इवेंट अपने खुद की इच्छा से देखने के लिए आए हैं। अगर आप F1 गाड़ी की रेसिंग देखने गए हो तो आपको ये पता होगा कि सर गाड़ी जो है वो एक दूसरे से टकराती हैं, कई बारी स्लिप होती हैं और वो पलट सकती हैं, जिसकी वजह से वो दर्शक दीर्घा तक पहुंच सकती है। अगर आपने क्रिकेट का मैच देखा होगा तो आपको ये पता होगा कि बॉल को जोर से मारा जाता है और वो 6 की बाउंड्री के क्रॉस जा सकती है। एंड जब आप उसके बावजूद ये सब देखने के लिए आते हो और फिर अगर आपको चोट लगती है, देन यू शैल नॉट बी इन अ पोजिशन टू क्लेम डिफेंसेस, टू क्लेम या द लाइबिलिटी एंड कॉम्पनसेशन फॉर द सेम। ठीक है, सो व्हेन अ पर्सन consents to the infliction of harm upon himself, then he has no remedy in that tort. That means if a person has consented to do something or has given permission to another to do certain thing, and if then he gets injured, then he cannot claim damages. I want to, but I cannot because not my own, because my own will. Yes. सनी कह रहे नो, वही बॉल उसके सर पर दोबारा मार देंगे। वाह, आई जस्ट विश कि आप ये कर पाते। डन है, चले आगे। चलिए, ये तो हो गया सर पहला, बट इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, एंड दैट इज रेस्क्यू कंडीशंस। इसमें क्या होता है, सपोज करिए यहां पर एक हॉर्स कार्ट खड़ी हुई है और उसके आगे इसमें जो है घोड़ा बंधा हुआ है। ठीक है, अब जिसकी ये हॉर्स कार्ट है और जिसका ये घोड़ा है, वो व्यक्ति क्या करता है, इसको अनअटेंडेड छोड़कर चला जाता है। तभी कुछ बच्चे यहाँ पर जो है पटाखे को फोड़ देते हैं। अब जैसे ही वो पटाखे को फोड़ते हैं सर, एकदम से ये घोड़ा तेजी से दौड़ने लगता है और डाउन द हिल आने लगता है। अब जब ये तेजी से डाउन द हिल आ रहा है, तभी यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा होता है, इसका नाम है मिस्टर मास। और ये मिस्टर मास क्या करना चाहते हैं, ये मिस्टर मास देखते हैं कि इसी लेन पे आगे जाके वहां पर एक लेडी खड़ी हुई है और ये लेडी प्रेग्नेंट है, जिसकी वजह से यहाँ से हिल नहीं पाएंगी, लेकिन घोड़ा बहुत तेजी से इस तरफ से आ रहा है। तो मिस्टर मास क्या करते हैं, इस घोड़े को रोकने के लिए वो यहाँ पर बीच सड़क पे आ जाते हैं और फिर उसको जो है रोकने की कोशिश करते हैं। इस सभी सिनेरियो में मिस्टर मास जो है इनको बहुत ज्यादा चोट आ जाती है और वुंड्स जो है इनको आ जाते हैं। चूंकि इनको वुंड्स आ जाते हैं, ये क्या करते हैं सर, ये इनके खिलाफ यानी इस पूरे के पूरे कैरियज के ऑर्गेनाइजर के खिलाफ जो है केस फाइल कर देते हैं। जैसे ही इस ऑर्गेनाइजर के अगेंस्ट केस फाइल किया गया, उन्होंने कहा कि नहीं सर, हम तो इस चीज के लिए आपको कॉम्पनसेशन नहीं दे सकते। बोले क्यों? बोले इसलिए नहीं दे सकते सर, बिकॉज हम इसलिए नहीं दे सकते बिकॉज ये जो पूरा का पूरा सिनेरियो यहाँ पर हुआ है, इसके लिए आप खुद जिम्मेदार हैं। अगर आप सामने नहीं आते घोड़े के, आपको चोट ही नहीं लगती, आपको इशू ही नहीं होता। बट यहाँ पर जज साहब ने ये कहते हुए बताया कि अगर एक राइट थिंकिंग कैपेसिटी वाला पर्सन ऑफ अ सोसाइटी है, उसको ये दिख रहा है कि आगे किसी को इससे नुकसान पहुंच सकता है, तो फिर वो जो है जरूर आगे आएगा और रेस्क्यू करने की कोशिश करेगा। और उस सिनेरियो में अगर आपकी गलती दिख रही है, अगर आपकी गलती रही है, तो फिर उसके लिए आपको भी लायबल ठहराया जाएगा। ठीक है जी, सो आई होप दिस इज क्लियर। क्योंकि मिस्टर मास को रिवॉर्ड देना चाहिए कि उन्होंने इतना बड़ा एफर्ट किया, रादर देन कि हम उनको क्या कर रहे हैं सर, हम उनको जो है प्रिवेंट कर रहे हैं इवन फ्रॉम गेटिंग अ कॉम्पनसेशन।
डन है। चलिए लिख लीजिए इसको जल्दी। यू हैव गॉट 30 सेकेंड्स एंड देन वी आर मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट वन। आई होप आप लोग लिख रहे हो ये सारी चीजें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से। अगर मास कुछ करता ही नहीं तो फिर वो लायबल होता उसी ऑफेंस के लिए। मार्स तो कभी लायबल था ही नहीं। मार्स किस चीज के लिए लायबल है? मार्स नहीं, मास। साउथ साउथ की मूवी बोलते हैं ना, मम 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 मास। भैया चलते तो मास, भैया हिलते तो मास, वो वाला। जी, तो मास भैया को तो कभी लायबल ठहराया ही नहीं गया। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो ये हॉर्स कार्ट के जो ओनर हैं उनको लायबल ठहराया जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अनअटेंडेड छोड़ा है। अगर मास भैया बीच में नहीं आते तब तो आंटी को लग जाती, तब तो 110% जो है इनको लायबल ठहराया जाना चाहिए था। जी टॉम, आई विल डू दैट। ठीक है, चलिए लेट्स मूव अहेड। सर इसके अलावा जो थर्ड चीज आती है दैट इज प्लेंटिफ द रॉन्ग डूअर। प्लेंटिफ द रॉन्ग डूअर कहने का मतलब, अगर केस फाइल करने वाला व्यक्ति, जो इस व्यक्ति ने केस फाइल किया है कि उसके साथ नुकसान हुआ है, उसको नुकसान पहुंचा है, हम ये क्लेम कर सकते हैं एज अ डिफेंस कि भैया गलती उसी की है, गलती उसी की है। फॉर एग्जाम्पल, आप मेरी प्रॉपर्टी के अंदर रात के अंधेरे में आ रहे थे, आप ट्रेसपास कर रहे थे, आप चोरी करना चाहते थे, आप उस उद्देश्य से मेरे घर के अंदर घुसते हो। तभी मेरे घर के अंदर जो है एक कुआं जो है खोदा होता है, चूंकि अंधेरा होता है आपको नहीं दिखता, आप कुएं में गिर जाते हो, आपको चोट लग जाती है। तो ऐसी स्थिति में जो कुएं पे गिर रहा है, क्या वो मेरे खिलाफ केस फाइल कर सकता है? द आंसर इज नो। I will not give you any kind of compensation for the loss that has been caused. Why? Because you yourself is at a fault. आप खुद ही एक फॉल्ट पे हो। जी थॉम, आई डू दैट। कौशिक सर, अगर वो आंटी भी नहीं होती तो? अगर आंटी नहीं है मतलब किसी का नुकसान नहीं हुआ, नुकसान नहीं हुआ तो फिर किस चीज की भरपाई के लिए आप केस फाइल करोगे? सबसे पहले नुकसान तो होना चाहिए टॉर्ट में। यही चीज तो हमने बात करी है कि किसी एक व्यक्ति के एक्शन की वजह से किसी दूसरे व्यक्ति को जो है नुकसान पहुंचना चाहिए, तब हम उसको जो है टॉर्शियस लायबिलिटी कंसिडर करेंगे। शिवानी दीदी, +1 या +3 क्या होता है? अरे थॉम, +1 +3 का, +3 नहीं, +1 का मतलब होता है ऐसे। थॉम आपने कुछ बात बोला, अब लोगों को आपको सपोर्ट करना है कि हाँ जो आप कह रहे हो वो सही बात है, तो उसके आगे +1 लिख देते हैं। ठीक है, चलिए। अब इसी में लेकिन एक और केस था, बर्ड वर्सेस हॉलब्रुक। इसमें क्या होता है, प्लेंटिफ जो है वो ट्रेसपास कर रहा होता है डिफेंडेंट की प्रॉपर्टी में, और जब वो कर रहा होता है तो उसी समय जो है उसको स्प्रिंग गन्स से जो है चोट लग जाती है। स्प्रिंग गन्स क्या होते हैं? फॉरेन में अपनी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ इस प्रकार से गन्स लगाई होती हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर अंदर घुसेगा तो उसको जो है यहाँ पर घुसते साथ ही शूट किया जाएगा, जिसकी वजह से उसको जो है पैरों में चोट लग सकती है। ठीक है, दैट इज व्हाट इज नोन एज स्प्रिंग गन। तो अब ये स्प्रिंग गन की वजह से क्या होगा कि जैसे ही डिफेंडेंट अंदर घुसा तो उसको जो है जैसे ही प्लेंटिव जो है अंदर घुसा, ये स्प्रिंग गन्स जो है वो उसकी तरफ अटैक कर गई। तो क्या यहाँ पर लायबल ठहराया जाएगा सामने वाले व्यक्ति को जिसकी प्रॉपर्टी है? द आंसर इज यस, लायबल ठहराया जाएगा। वाई? बिकॉज अपनी प्रॉपर्टी पर स्प्रिंग गन लगाना इज नॉट समथिंग जो एवरीबडी डज। तो ये चीज अप्रीहेंड नहीं की जा सकती, एंड दिस इज नॉट अ नॉर्मल यूज। एंड चूंकि ये नॉर्मल नहीं है, इसीलिए क्या होना चाहिए सर, देयर हैज टू बी अ वार्निंग। एंड अगर आपने किसी भी प्रकार की वार्निंग दिए बिना इस चीज को किया है तो सर उसके लिए आपको लायबल ठहराया जाएगा। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर क्लियर। जी, एक बार ये तीनों चीजों को पढ़ लीजिए, उसके बाद आते हैं अगले पे, दैट इज इनएविटेबल एक्सीडेंट। जी, मूविंग अहेड, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इनएविटेबल एक्सीडेंट।
इनएविटेबल एक्सीडेंट क्या होता है सर? इनएविटेबल एक्सीडेंट का मतलब ये होता है जहां पर आपने वो सारी चीजें कर रखी थी किसी भी एक पर्टिकुलर लॉस को अवॉइड करने के लिए, जो कि जो कि एक नॉर्मल प्रूडेंट मैन करता, लेकिन उसके बावजूद अगर कुछ एक ऐसा एक्सीडेंट कॉज हो गया है जिसकी वजह से सामने वाले व्यक्ति को नुकसान पहुंचता है, तो इसको हम इनएविटेबल एक्सीडेंट के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप सभी ने सुना होगा एक केस के बारे में विच इज नोन एज स्टैनली वर्सेस पावेल। स्टैंडिंग वर्सेस पावेल में क्या होता है कि कुछ दोस्त होते हैं, ये एक शूटिंग पार्टी में जाते हैं। शूटिंग पार्टी यानी जहां पर इन लोग क्या कर रहे होते हैं, अपनी अपनी गन निकालते हैं और फिर उसके बाद पेड़ पे रखी हुई कुछ चीजों को शूट कर रहे होते हैं, दूर बंधी हुई चीजों को। तभी होता क्या है कि एक व्यक्ति जैसे ही शूट करते हैं, सीधे के सीधे ये जो पूरी की पूरी गन की बुलेट होती है वो जाती है और पेड़ में लगे एम से टकराने की बजाय पेड़ की एक ब्रांच से जाकर टकरा जाती है। अब वो जैसे ही ब्रांच से टकराती है सर, वो डिफ्लेक्ट होती है, और डिफ्लेक्ट होने के बाद वो जाकर प्लेंटिफ को जो है वो लग जाती है, जिसने केस फाइल किया ये कहने के लिए कि सर मुझे जो है बुलेट लगी है जिसकी वजह से नुकसान पहुंचा है। तो यहां पर क्या डिफेंडेंट को लायबल ठहराया जाएगा? द आंसर टू द क्वेश्चन इज नो। वाई? बिकॉज इस पूरे सिनेरियो में वो सारी चीजें करी गई थी इसको प्रिवेंट करने के लिए जिसकी वजह से किसी और व्यक्ति को नुकसान ना पहुंचे, बट उसके बावजूद ये एक ऐसा एक्सीडेंट हो गया जिसका कहीं पर भी इंटेंशन सामने वाले व्यक्ति को हार्म पहुंचाना नहीं था, कहीं पर भी इंटेंशन सामने वाले व्यक्ति को किसी प्रकार की इंजरी पहुंचाना नहीं था। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे इनएविटेबल एक्सीडेंट। लिख लीजिए प्लीज। अरे वाह, आई जस्ट गॉट टू सी समथिंग। ये जो मेरे हाथ में बॉटल है पानी की बॉटल है, लेकिन बेसिकली ये जो स्प्राइट होती है ना उसकी बॉटल है। एंड मैंने अभी देखा ये कैसी दिख रही है कैमरे में, देखो, क्योंकि ये ग्रीन कलर की है ना, क्रोमा रिमूव हो रहा है इसका पूरा। वाह, नाइस। ठीक है, चलो। तो इनएविटेबल एक्सीडेंट आई बिलीव आपने लिख लिया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सर एक्ट ऑफ गॉड। एक्ट ऑफ गॉड सभी ने सुना है, ओएमजी मूवी देखी है कि सर ये तो हमने नहीं किया है, तो प्रभु ने किया है, ये उनकी वजह से हुआ है। तो एक्ट ऑफ गॉड का मतलब क्या होता है? एक्ट ऑफ गॉड का मतलब लीगल सेंस में अगर हम देखें तो ऐसी किसी चीज का होना, ऐसी किसी चीज का होना जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अकरेंस है, जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अकरेंस है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल ऐसा अर्थक्वेक आना जो पहले कभी इतनी इंटेंसिटी के साथ नहीं आया। फॉर एग्जाम्पल ऐसा डिजास्टर आना जो पहले कभी इतनी इंटेंसिटी के साथ नहीं आया। ऐसा तूफान आना जो पहले कभी नहीं हुआ। जब भी कभी हम ऐसी कुछ चीज को देखते हैं जो कि ह्यूमन कंट्रोल के बियॉन्ड है और जिसका मैग्नीट्यूड जितना हुआ है उतना हम अप्रीहेंड नहीं कर पाए, उस चीज को हम एक्ट ऑफ गॉड के नाम से जानते हैं। ठीक है, उस चीज को हम किस नाम से जानते हैं? एक्ट ऑफ गॉड। तो यहां पर अगर आपको एक्ट ऑफ गॉड का डिफेंस चाहिए तो उसके लिए आपको क्या चीज प्रूव करनी होगी? पहली चीज कि सर ये जो हुआ है ये सुपर नेचुरल कॉजेस की वजह से हुआ है, कहने का मतलब ये ह्यूमन हैंड में नहीं था। एंड पॉइंट नंबर टू कि जो भी यहां पर नुकसान हुआ है या जो भी इवेंट हुआ है वो एंटिसिपेट नहीं किया जा सकता था, वो एंटिसिपेट नहीं किया जा सकता था। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर क्लियर। चल, नेक्स्ट वन इज सर प्राइवेट डिफेंस। प्राइवेट डिफेंस, सपोज करिए यहां पर एक बच्चा है जिसका नाम है थॉम, एक बच्चा है जिसका नाम है कौशिक। ठीक है, कौशिक और थॉम की हो जाती है लड़ाई। तो कौशिक क्या करते हैं, कौशिक बढ़िया लड़ रहे होते हैं, लड़ रहे होते हैं, लड़ रहे होते हैं, तभी देखते हैं कि थॉम जो है वो एक स्टिक निकाल लेते हैं और स्टिक निकाल के कौशिक को मारने ही वाले थे। जैसे ही वो स्टिक निकाल के कौशिक को मारने वाले थे, कौशिक ने क्या किया, अपनी गन निकाली और थॉम को शूट कर दिया।
तो क्या ऐसी स्थिति में कौशिक को जो है लायबल ठहराया जाएगा? पहला सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो, थॉम जो है वो सिर्फ हाथों से जो है कौशिक को मार रहे थे, लेकिन कौशिक बोलता है कि रुक मैं अभी आता हूं, और वो वापस जाता है। जाने के बाद अपने घर पहुंचता है। घर पहुंचने के बाद वहां से वो जो है तलवार निकालता है, और स्वॉर्ड यानी कि तलवार निकालने के बाद वो वापस आता है और फिर थॉम को जो है मारता है। तो ऐसी स्थिति में क्या क्या इस जगह पर कौशिक को लायबल ठहराया जाएगा? द आंसर टू द क्वेश्चन इज यस। यस, दोनों ही सिनेरियोज में थॉम को लायबल ठहराया जाएगा। आपको पता होना चाहिए दैट हमारे पास होता है एक अधिकार जिसको हम कहते हैं राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, जिसको अगर हम फेमसली जानते हैं विद द नेम ऑफ सेल्फ डिफेंस, कि भैया सेल्फ डिफेंस में ये कर दिया, राइट। लेकिन सेल्फ डिफेंस भी जो है ये रीजनेबली तरीके से आपको अलाउ करता है सामने वाले व्यक्ति पे फोर्स का यूज करना। कोई व्यक्ति मुझे स्टिक से मार रहा है, उसको मैं गन से नहीं मार सकता। वाई? बिकॉज सर क्वांटम दोनों का सेम होना चाहिए, क्वांटम ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए सेल्फ डिफेंस में। सेकेंडली, सेल्फ डिफेंस जो है एट द स्पर ऑफ द मोमेंट होना चाहिए। आप घर गए, उसके बाद लौट कर आए स्वॉर्ड लेके फिर मारा, तो क्या यहां पर सेल्फ डिफेंस, क्या ये स्पर ऑफ द मोमेंट पे हुआ है? नहीं, ये स्पर ऑफ द मोमेंट पे नहीं हुआ है, ये तो फुल फ्लेजेड प्लान्ड तरीके से हुआ है। तो जब भी कभी हम बात करते हैं सेल्फ डिफेंस की या प्राइवेट डिफेंस की, ये कब तक अवेलेबल होता है आपके पास? सर जब तक आपको अप्रीहेंशन ऑफ गेटिंग हर्ट है, अप्रीहेंशन ऑफ गेटिंग हर्ट, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, पहला तो हो गया अप्रीहेंशन ऑफ गेटिंग हर्ट। सेकंड सर द ओनली इशू इज दैट क्वांटम शुड बी सेम, क्वांटम शुड बी सेम, क्वांटम उसके बियॉन्ड नहीं होना चाहिए। ठीक है, रीजनेबल क्वांटम होना चाहिए। जी लिख लीजिए इसको। सर वैसे भी कल मेरी मम्मी ने चप्पल से मारा था मुझे, कपड़े नहीं वॉश किए थे, तो मेरा नाम मत लो प्लीज। बधाई हो, माँ का प्यार आपको जरूर मिला है। ये तो माँ का प्यार है, ये तो मिलते रहना चाहिए। चलिए अब आते हैं जी आगे। प्राइवेट डिफेंस के बाद दूसरी चीज है वो आती है मिस्टेक, कि सर टॉट जो है वो मेरे से गलती से हो गया, मैं करना तो नहीं चाहता था ऐसा। तो सर ये तो फिर लेजिट नहीं होगा ना। अगर आप हर चीज के लिए मिस्टेक 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 कहते हुए उसका डिफेंस ले लो, तो ये चीज तो जस्टिफाइड नहीं होनी चाहिए, राइट। लेकिन मिस्टेक मिस्टेक कहने के बावजूद क्या हम किसी चीज में इसका डिफेंस ले सकते हैं? सर सही में लिया जा सकता है। कब लिया जा सकता है? इन सर्टेन सिचुएशन, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैलिशियस प्रोसिक्यूशन। मैलिशियस प्रोसिक्यूशन क्या होता है? सर मैलिशियस प्रोसिक्यूशन यानी जहां पर आपने किसी व्यक्ति के खिलाफ केस फाइल किया है, और जब केस चला उसके बाद पता चलता है कि ये व्यक्ति के ऊपर जो आपने आरोप लगाए थे ये सरासर गलत थे, बल्कि वो किसी और व्यक्ति ने किया था, राइट। तो ऐसी सिचुएशन में सामने वाला व्यक्ति आपके खिलाफ केस फाइल कर सकता है कि सर इन्होंने मुझे मैलिशियसली प्रोसिक्यूट करने की कोशिश करी है। बट यहाँ पर मैं किस चीज का डिफेंस ले सकता हूँ? सर मैं यहाँ पे डिफेंस ले सकता हूँ ऑफ ऑफ मिस्टेक, कि हाँ मुझसे एक जेन्युइन मिस्टेक हुई है, आई वॉज अंडर द फेथ एंड बिलीव कि सामने वाले व्यक्ति ने ये क्राइम किया है। ठीक है, तो क्या चीज होनी चाहिए? सर ऑनेस्ट बिलीफ होना चाहिए, ऑनेस्ट बिलीफ। चलिए नेक्स्ट इज नेसेसिटी। सर नेसेसिटी, फॉर एग्जाम्पल सपोज करिए कि आप हम अपन लोग सारे के सारे बच्चे जो हैं अपन शिप में घूमने के लिए गए। जब शिप में घूमने के लिए गए तो किस्मत अच्छी नहीं थी, किस्मत अच्छी नहीं थी तो क्या हुआ? सर हमारी शिप डूबने लगी। जब हमारी शिप डूबने लगी तो हमने क्या किया, छोटी छोटी बोट्स जो हैं वो बहुत सारी निकाली, और उन बोट्स में हम सब शिफ्ट हो गए अपना अपना सामान लेकर। अब हुआ क्या? सर एक बोट जिसपे मैं बैठा हुआ था, उस बोट में मेरे साथ थॉम था, शिवानी थी, आस्था थी, और बाकी बच्चे नमन थे। तो इन सभी लोगों का सामान भी इसमें रखा हुआ था। तभी मैं क्या करता हूँ, एकदम से नमन का सामान उठाता हूँ,
थॉम का सामान उठाता हूँ, शिवानी का सामान उठाता हूँ, इन सभी का सामान उठा के नीचे फेंक देता हूँ। और फिर हम लोग जो है किनारे तक जैसे तैसे करके आ जाते हैं। जब हम किनारे पे पहुंचते हैं, ये लोग मेरे खिलाफ केस फाइल कर देते हैं। कहते हैं सर ने हमारा सामान, हमारा लैपटॉप, हमारी सारी चीज़ें जो है वो पानी में फेंक दी। तो क्या ये जो इन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाए हैं, इस चीज़ के विरुद्ध मैं किसी प्रकार का डिफेंस ले सकता हूँ? द आंसर इज यस। मैं बिल्कुल डिफेंस ले सकता हूँ। कौन सा डिफेंस होगा? सर, द डिफेंस ऑफ नेसेसिटी। जहां पर मैं ये दिखाने की कोशिश करूंगा कि अगर इनका सामान मैंने नहीं फेंका होता तो हम सब जो है वो पानी में डूब जाते, बिकॉज बोट का वेट बहुत ज्यादा हो रहा था। एंड टू अवर्ट अ बिगर लॉस, छोटा लॉस मुझे जो है वो करना पड़ा। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर टिल हियर। यहाँ पर ऐसा ही एक एग्जांपल आपको दिया गया है लेग वर्सेस ग्लैंडस्टोन में। इसमें क्या हुआ था कि एक व्यक्ति है जो कि हंगर स्ट्राइक पे बैठा हुआ था, लेकिन फिर डॉक्टर साहब ने बोला कि अगर इन्होंने खाना नहीं खाया तो ये मर जाएंगे। तो फिर ऐसी स्थिति में उनका जो दोस्त है वो आता है जल्दी से और उनको जबरदस्ती खाना खिलाता है। तो वो जो है उसके खिलाफ ही केस फाइल कर देते हैं, केस ऑफ बैटरी, कि इसने जबरदस्ती मेरी इच्छा के विरुद्ध जो है ट्रेसपास करते हुए मेरी प्रॉपर्टी पे, मेरी बॉडी पे जो है मुझे खाना खिलाया है। सो कोर्ट में जज साहब ने क्या हेल्ड किया? कोर्ट में जज साहब ने कहा कि नहीं, इस चीज के लिए इस व्यक्ति को पनिश नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये उन्होंने बिगर हार्म को बिगर हार्म को अवॉइड करने के लिए आपके साथ ये चीज करी है। जी ठीक है, यहां तक सारी चीजें, आगे बढ़े। चलिए सर, बैटरी क्या होता है अभी बताएंगे नमन, बस इसके आगे आने वाला है। एक होता है असॉल्ट, एक होता है बैटरी। इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस है ये अभी आपको बताया जाएगा। चलिए, इसके अलावा सर स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, यानी अगर कोई एक्शन जिसको लॉ के द्वारा लेजिटिमेसी मिल रही है, अगर कोई ऐसा एक्शन है जिसको लॉ के द्वारा लेजिटिमेसी मिल रही है, तो फिर उससे होने वाले नुकसान के लिए जो चीज फोर्सिएबल नहीं थी, अगर होता है और सामने वाले व्यक्ति को नुकसान पहुंच जाता है, तो उसको एज अ कंप्लीट डिफेंस कंसिडर किया जा सकता है अंडर द लॉ। फॉर एग्जाम्पल, सपोज करिए यहां से ट्रेन जा रही है, ठीक है, ये ट्रैक है, रेलवे ट्रैक बना हुआ है, इस रेलवे ट्रैक से ट्रेन जो है वो जाती है। अब जब ये ट्रेन चलती है, आपको पता है गर्मी का मौसम होता है, तो एट टाइम्स स्पार्क जो है इससे निकल रहा होता है। अब हुआ क्या कि सर स्पार्क निकल रहा था, और स्पार्क की वजह से यहाँ एडजॉइनिंग लैंड जो है जिसमें घास फूस लगी हुई थी वो भी सूख चुकी थी, उसमें सर फायर लग जाता है, उसमें आग लग जाती है। अब ये जो आग लग रही होती है ये फैलते जाती है, फैलते जाती है, फैलते जाती है, और फैल फैल के जो पास में ही एक व्यक्ति जो है उसका छोटा सा हट रहता है, उस हट में जाके ये पूरी की पूरी आग लग जाती है, जिसकी वजह से इस व्यक्ति का पूरा घर जो है वो तबाह हो जाता है। अब ऐसी स्थिति में क्या यहाँ पर हम स्टैट्यूटरी अथॉरिटी को इस चीज के लिए लायबल ठहराएंगे? द आंसर इज नो। इस चीज के लिए लायबल नहीं ठहराएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो कि वो तो सिर्फ ट्रेन जो है वो चल रही थी, इंजन जो है वो चल रहा था, और यहाँ पर सारे के सारे प्रिकॉशंस जितने लिए जा सकते थे वो लिए गए थे। लेकिन डिस्पाइट ऑफ दैट, अगर ऐसी कुछ चीज हो जाती है जो कि हम फोर्सी नहीं कर सकते, तो उसके लिए लायबल नहीं ठहराया जाना चाहिए। वेरास अगर इसी केस को मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, यहाँ पर लेट सपोज जो रेलवे डिपार्टमेंट है उसने क्या किया? सर, रेलवे डिपार्टमेंट ने पूरे ट्रैक में से जितने भी सूखी हुई घास थी इनको इकट्ठा करके ऐसा हीप बना के साइड में रेलवे ट्रैक के ही छोड़ दिया नेग्लिजेंटली। तो सर यहाँ पे नेग्लिजेंस हुआ है। एंड चूंकि नेग्लिजेंस हुआ है, अगर अब इसकी वजह से स्पार्क आता है और फिर ये उड़ते हुए यहाँ तक जाता है, तो उसके लिए रेलवे डिपार्टमेंट को लायबल ठहराया जाएगा। ठीक है जी। तो आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। किसी बच्चे को कोई डाउट, क्वेश्चन, क्वेरीज हो तो पूछ लीजिए। अदरवाइज वी आर टेकिंग अ ब्रेक ऑफ 30 सेकेंड्स। आप भी पानी पी लीजिए जब तक।
ठीक है गाइस, डन। चलिए, उसे तो सरकार से कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए था। सर किचन में जाते ही 30 सेकंड हो जाएंगे, इसलिए बोल रहा था मैं स्टार्टिंग में ही, पानी की बोतलें रख लो, मुझे पता है प्यास लगेगी। डन है। चलिए, अब बात करते हैं सर कंसेप्ट ऑफ वाइकेरियस लाइबिलिटी। वाइकेरियस लाइबिलिटी क्या होता है? सर लेट सपोज देयर इज अ मास्टर, उनका एक सर्वेंट है। सपोज करिए एक प्रिंसिपल है, उनका एक एजेंट है। इन सभी लोगों के लिए काम कर रहे होते हैं ये लोग, यानी एजेंट जो है वो अपने प्रिंसिपल के द्वारा दिए गए डायरेक्शंस पे काम करता है, सर्वेंट जो है वो अपने मास्टर के दिए हुए कार्य के डायरेक्शंस पे जो है कार्य करता है। इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो हम यहां पर ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि मास्टर जो है उसने अपनी कार जो है वो दे रखी हो टैक्सी पे चलाने के लिए एक ड्राइवर को, तो ये जो ड्राइवर है ये कहलाएगा सर्वेंट ऑफ द मास्टर। अब अगर ड्राइवर कार टैक्सी को चला रहा है, उसकी वजह से किसी व्यक्ति को जो है टॉर्ट कमिट हो जाता है, नुकसान हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में एट टाइम्स कंसिडर किया जा सकता है जो टैक्सी ड्राइवर है वो उस हैसियत में नहीं होगा, वो उस सिचुएशन में नहीं होगा जहां पर वो जो है इस हुए नुकसान के लिए भरपाई कर पाए। तो किससे यह भरपाई लेनी चाहिए, हर्जाना किससे मांगा जाए? तो सर हर्जाना जो है वो मास्टर से मांगा जाना चाहिए। एंड ये चीज जो है इसको हम कहते हैं वाइकेरियस लायबिलिटी। वाइकेरियस लायबिलिटी का मतलब होता है अ सिचुएशन वेयर द एम्प्लॉयर और द प्रिंसिपल इज कंसिडर्ड और रादर इज हेल्ड लायबल फॉर द एक्ट्स विच आर डन बाय द एम्प्लॉई। अगर एम्प्लॉय के द्वारा किसी प्रकार का टॉशियस एक्ट किया जा रहा है तो उसके लिए मास्टर को या फिर जो एम्प्लॉयर है उसको लायबल ठहराया जाना चाहिए। ठीक है जी, ये डिपेंड करता है दो लीगल मैक्सिम्स पे, देख सकते हो आप। क्वी फेसिट पर एलियम फेसिट पर से, कहने का मतलब ही who does something through another is considered to have done that thing through by himself। सेकंड सर रिस्पोंडेंट सुपीरियर, मतलब कि जो सुपीरियर है उसको लायबल ठहराना चाहिए फॉर द एक्ट्स विच आर डन बाय द सबऑर्डिनेट। ये दो मैक्सिम्स जो हैं ये पूरा का पूरा बेसिस जो है वो क्रिएट करते हैं फॉर वाइकेरियस लायबिलिटी। ठीक है, अब बात करते हैं पर्पस क्या है वाइकेरियस लायबिलिटी का। तो दो फोल्ड पर्पस है। पहला तो सर कि कॉम्पनसेशन अवॉर्ड किया जाना चाहिए विक्टिम को, और दूसरा कि एम्प्लॉयर या प्रिंसिपल जो है उनको एक तरह से इंसेंटिव मिलना चाहिए इस चीज पे कि वो अपने एम्प्लॉयज के द्वारा किसी भी प्रकार से टॉशियस बिहेवियर में एंटर करने से प्रिवेंट कर पाए। सर अगर ए ने टैक्सी हायर की तो भी रूल अप्लाई होगा? ए ने टैक्सी हायर करी, एक बारी फिर से बताएं आप कहना क्या चाह रहे हैं यहाँ पर, क्वेश्चन पूरा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे जब तक आप क्वेश्चन टाइप कर रहे हैं। सर वाइकेरियस लायबिलिटी कुछ एलिमेंट्स हैं। सबसे पहला एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होना चाहिए, मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप होना चाहिए, प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप होना चाहिए। फिर टॉशियस एक्ट ऑफ नेग्लिजेंस होना चाहिए, यानी किसी प्रकार का एक एक्ट हुआ है जो कि टॉशियस है या किसी प्रकार का नेग्लिजेंस हुआ है, और ये चीज हुई होनी चाहिए विद इन द स्कोप और कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये चीज कब होनी चाहिए सर? ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी आप जो ये कार्य कर रहे हो वो कार्य आप करोगे केवल और केवल उस समय जिस समय आप एम्प्लॉयमेंट के कोर्स में हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लेट सपोज ए जो है ये ड्राइवर है, इसको काम दिया गया है कि आपको जो है बी के बच्चों को लेकर आना है ये स्कूल से और घर तक वापस लेकर आना है, लेकिन छोड़ने जाना है लेकर आना है। लेकिन ए क्या करते, ए देखता है कि स्कूल में बच्चों को छोड़ा, उसके बाद वो चला जाता है अपने दोस्तों के साथ, वहां पर उसको मिलती है उसकी गर्लफ्रेंड। जैसे ही गर्लफ्रेंड मिलती है वो बोलता है चलो आओ मैं तुम्हें गाड़ी में घुमाता हूँ साहब की। गाड़ी में घुमाने के लिए वो 70 किलोमीटर आगे तक चले जाते हैं, बढ़िया आउटस्कर्ट्स में। जब वो आगे गए होते हैं वहां पर जो है
इनकी गाड़ी की वजह से किसी और व्यक्ति को नुकसान जो है नेग्लिजेंस की वजह से हो जाता है, तो अब ऐसी स्थिति में ए के एक्ट के लिए क्या ए के मास्टर को लायबल ठहराया जाना चाहिए? द आंसर टू द क्वेश्चन वुड बी नो। वाई? सर केवल और केवल लायबिलिटी उस कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के दौरान आएगी। मास्टर ने जो अलाउ किया है वो केवल और केवल घर और घर से बच्चों को लाने तक के लिए था, लेकिन जैसा कि थॉम बोल रहे हैं बस अब वो भटक गया, तो वो वहां पर भटक चुका है, एंड चूंकि वो भटक गया तो उसके लिए मास्टर को थोड़ी लायबल ठहराओगे, राइट? मास्टर सिर्फ उसी चीज के लिए लायबल ठहराया जाएगा जिस चीज के लिए उसको जो है उसने जो है सामने वाले व्यक्ति को सामने वाले व्यक्ति को जो है उसने कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के दौरान चीजें करने को कहा है, नॉट बियॉन्ड दैट। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। सर ऐसे कुछ रिलेशनशिप्स हैं यहाँ पर आप देख सकते हो जो कि वाइकेरियस लायबिलिटी के अंतर्गत आते हैं। मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप, पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म, एक पार्टनर का द्वारा लिया गया डिसीजन बाकी पार्टनर्स पे भी लायबल होगा। प्रिंसिपल एंड एजेंट, फॉर एग्जांपल अगर एसबीआई का एजेंट मेरे घर पर आकर मुझे जो है लाइफ इंश्योरेंस बेच कर जाता है तो उसके लिए एसबीआई वुड बी हेल्ड लायबल एज वेल अगर उससे कुछ नुकसान होता है तो। नेक्स्ट सर कंपनी एंड इट्स डायरेक्टर्स, जो एक कंपनी है उसके एक्ट के लिए उसके डायरेक्टर्स को लायबल ठहराया जाएगा या डायरेक्टर्स के द्वारा किए जाने वाले एक्ट के लिए कंपनी को लायबल ठहराया जाएगा। देन ओनर एंड इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है, ये सारे के सारे सर जो हैं ये आपके वाइकेरियस लायबिलिटी के अंतर्गत आने वाले रिलेशनशिप्स हैं। सर एक डाउट है कि अगर किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल की नर्स से कोई गलती होती है तो उस हॉस्पिटल का डॉक्टर लायबल होगा? गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अगर है तो डॉक्टर क्यों लायबल होगा? गवर्नमेंट डॉक्टर थोड़ी लायबल होगा, जो ओनर है उस हॉस्पिटल का जिसने उसको एम्प्लॉय किया है वो व्यक्ति लायबल होगा ना। तो यहाँ पर अगर चूंकि ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है देन द स्टेट विल बी हेल्ड लायबल, द गवर्नमेंट विल बी हेल्ड लायबल। वेरएज अगर प्राइवेट है तो द ओनर ऑफ द हॉस्पिटल विल बी हेल्ड लायबल, जिन्होंने एम्प्लॉय किया है वो लायबल होंगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं आगे। सर यहाँ पर अब जो हम इंपॉर्टेंट चीज करने जा रहे हैं दैट इज स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी को समझने के लिए आपको बेसिकली इस चीज को समझना होगा कि इट वर्क्स अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ दैट इफ somebody brings upon his land, अगर कोई व्यक्ति अपनी जमीन पर ऐसी कुछ चीज लेकर आ रहा है जो कि डेंजरस इन नेचर है, जो कि डेंजरस इन नेचर है, एंड अगर ये चीज एस्केप कर जाती है, यानी अगर ये चीज इस लैंड से बाहर चली जाती है और एस्केप करने के बाद ये चीज किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाती है, हार्म पहुंचाती है, लॉस पहुंचाती है, तो ऐसी जगह पर ऐसी चीजों के लिए इस पर्सन को लायबल ठहराया जाना चाहिए। ठीक है, टेलिंग यू अगेन, if somebody brings upon his land something which is of dangerous or hazardous nature, and if in case that thing escapes and causes harm to somebody, then the person should be held liable strictly for the harm that is being caused. ठीक है, और ये जो प्रिंसिपल है इसको हम कहते हैं स्ट्रिक्ट लायबिलिटी प्रिंसिपल, जो कि आया था इन द केस ऑफ राइलेंड्स वर्सेस फ्लेचर। आप यहां देख सकते हो उसमें क्या बोला जा रहा है, that someone must have brought something hazardous into the property, there must be non natural use of land, एंड ये जो हजार्डस आइटम है दिस शुड बी ब्रॉट, जो कि लाया गया है, मस्ट एस्केप और उससे डैमेज भी होना चाहिए। ठीक है, लेकिन स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में कुछ चीजें हैं सर, जिस व्यक्ति पे ये स्ट्रिक्ट लायबिलिटी लगाई जा रही है उसके पास कुछ एक्सेप्शंस क्लेम करने का अधिकार होता है। यानी वो व्यक्ति ये कह सकता है कि जिस व्यक्ति को नुकसान पहुंचा है वो खुद हमारे डेंजर के पास आया था। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं एक डॉग की, तो वो व्यक्ति मेरे घर पे जो है ट्रेसपास कर रहा था, तब मेरे डॉग ने जो है उस पर अटैक किया है और वो बाहर जाके उसको काटा है। ठीक है, तो यहाँ पर प्लेंटिफ का ओन फॉल्ट है, या फिर ये कह सकते हैं कि एक्ट ऑफ गॉड हुआ है, ऐसा कुछ एक्ट ऑफ गॉड हुआ है जो कि अनप्रेसिडेंटेड है, एंड इसकी वजह ऐसा कुछ पहले जो है नहीं हुआ था, एंड इसीलिए इसको अप्रीहेंड नहीं किया जा सकता था। नेक्स्ट सब वॉलेंटाइन आउटफिट इंजूरिया, ये तो आपको पता ही है। नेक्स्ट एक्ट ऑफ अ स्ट्रेंजर,
कह रहे हैं कि ना आपने ना मैंने कुछ गलती की है जिसको नुकसान पहुंचा है और जिस पे क्लेम किया जा रहा है कि नुकसान हुआ है, बल्कि ये जो चीज है ये एक स्ट्रेंजर की वजह से हुई है, ये एक स्ट्रेंजर की वजह से हुई है। नेक्स्ट, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। स्टैट्यूटरी अथॉरिटी अभी आपको बताया कि अगर एक स्टैट्यूटरी परफॉर्मेंस किया जा रहा है ड्यूटी को, तो वो चीज भी एज अ क्लेम लिया जा सकता है एज अ डिफेंस। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो सर देर आर सर्टेन वेज जिनकी मदद से बचा जा सकता है। आई रिपीट, देर आर सर्टेन वेज जिनकी वजह से बचा जा सकता है। किस चीज से बचा जा सकता है सर? एनी काइंड ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी जो कि लोगों पे लगती है। लेकिन इस चीज को हटाने के लिए हमारे इंडिया में आया सर एक केस जिसका नाम है एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये जो एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस लॉ है, इस केस लॉ ने जो है हमारी इंडियन हिस्ट्री में स्ट्रिक्ट लायबिलिटी प्रिंसिपल को पूरी तरह से चेंज करके रख दिया। इसके अंतर्गत अब ये स्टैब्लिश किया गया कि अगर कोई व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी पर ऐसी कोई भी चीज लेकर आ रहा है जो कि डेंजरस इन नेचर है, then that person shall be absolutely held liable for the harm that is caused। पूरी तरह से इसको जो है लायबल ठहराया जाना चाहिए। कहने का तात्पर्य क्या सर? एब्सोल्यूट लायबिलिटी इज नथिंग बट एब्सोल्यूट लायबिलिटी इज नथिंग बट स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। लेकिन कुछ तो डिफरेंस होगा सर, डिफरेंस है ना, एंड दैट डिफरेंस इज दैट इट डज नॉट हैव, इसमें से माइनस कर दो क्या सर? इसमें से माइनस कर दो डिफेंसेस या एक्सेप्शंस। ये एक्सेप्शंस या डिफेंसेस को जैसे ही आप इसमें से माइनस करोगे तो वो बन जाएगा एब्सोल्यूट लायबिलिटी। एब्सोल्यूट लायबिलिटी का मतलब क्या हुआ फिर सर? एब्सोल्यूट लायबिलिटी का मतलब फिर इन टोटलिटी ये हुआ कि कोई भी व्यक्ति अगर अपनी जमीन पर कुछ चीज लेकर आ रहा है और अगर वो बाहर निकलती है और किसी को नुकसान पहुंचा देती है, देन वैसी सिचुएशन में देयर इज नो गोइंग बैक। एंड व्हेन वी से देयर इज नो गोइंग बैक, बाय दैट वी मीन कि अब आप कोई भी एक्सेप्शंस यहां पर क्लेम नहीं कर सकते। यू विल बी हेल्ड कंप्लीटली लायबल फॉर द हार्म दैट इज बीइंग कॉज्ड। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर टिल हियर जी। अब यहां पर देख सकते हैं आप स्ट्रिक्ट लायबिलिटी और एब्सोल्यूट लायबिलिटी के बीच में डिफरेंस दिया गया है। पहले बात हो रही है लेवल ऑफ डैमेज की, तो यहाँ पे मास डैमेज होता है, स्ट्रिक्ट में थोड़ा लिमिटेड डैमेज होता है। यहाँ पे बोल रहे हैं किसी प्रकार का डिफेंस अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे डिफेंस अवेलेबल है। यहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं है, यहाँ पर आपको एक्सेप्शंस मिलेंगे। फिर यहाँ पे एस्केप होना नेसेसरी नहीं है, बट यहाँ पर एस्केप होना इज वेरी मच नेसेसरी। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर टिल हियर।